हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.1 के कुछ सवाल हमने करा दिए थे। ठीक है, जो प्रश्न आज आपके रह गए हैं उन्हें हम कराने वाले हैं। देखिए, आपकी एक्सरसाइज 4.1 में पहले क्वेश्चन के 8 पार्ट थे, ठीक है, जो कि हमने करा दिए थे। इसमें से कुछ प्रश्न सेम थे जो आपके लिए हमने छोड़ दिए थे कराने के लिए। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। यानी इसमें कुछ स्थितियां हमें दे रखी हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको हमें किस में कन्वर्ट करना है, द्विघात समीकरण में। यानी इस कंडीशन को पढ़ के और द्विघात समीकरण बनानी है, सिर्फ सॉल्व नहीं करना उसको, सिर्फ द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि द्विघात समीकरण में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि चरराशि एक ही होगी। ऐसा नहीं कि दो चरराशि आ जाए उसमें एक्स और वाई एक ही समीकरण के अंदर, नहीं, सिर्फ सिंगल चरराशि आएगी। और उस चरराशि की सबसे जो बड़ी पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, वैसे होने को तो ये डबल चरराशि से भी हो जाएंगे, बट यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, यानी द्विघात समीकरण वाला चैप्टर चल रहा है, इसीलिए हम सिंगल वेरिएबल में करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड का फर्स्ट पार्ट। देखिए क्या कह रहा है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है हमें। क्या दे रखा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। देखिए आयताकार भूखंड, आयताकार यानी उसकी आकृति कैसी है, आयत जैसी है। आयत से आप सब लोग परिचित हैं। आयत की 4 भुजाएं होती हैं, आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल दे रखा है। यानी इस तरीके का एक भूखंड है। भूखंड मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा है, और वो टुकड़ा कैसा है, ज़मीन का आयताकार शेप में है, आयताकार है। ठीक है, उसका एरिया हमको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटर में और चौड़ाई दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए देखिए, सबसे पहले जो आपको दिया है ना उसे लिख लीजिए आप। ठीक है, दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें आगे कहा है क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। यानी प्रश्नानुसार सबसे पहले हमें देखिए लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, और हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए आप, इसमें कहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 1 अधिक है, जिसके साथ से लगा हो। इसमें कहा है ना लंबाई चौड़ाई से, जिसके साथ से लगा हो उसको मानते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे ही लिखा है प्रश्नानुसार क्या कहा है इसमें कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से, लंबाई चौड़ाई के दुगने से, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, 1 अधिक है। ये हमसे कहा है प्रश्न में। ठीक है, अब बात को समझिए। इसमें कहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से, 2 गुने से, तो ये बताओ से किसके साथ लगा, लंबाई चौड़ाई के दुगने से। तो
के किसके साथ लगा है, के लगा हो या से लगा हो, किसके साथ लगा है के, लंबाई चौड़ाई के, चौड़ाई के, यानी जो के है वो चौड़ाई के साथ लगा है ना, तो चौड़ाई को मानेंगे। जिसके साथ का या से लगा हो, के या से लगा हो, उसको मानते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लंबाई चौड़ाई पता तो है नहीं, तो माननी पड़ेगी ना, तो क्या माने, लंबाई को माने या चौड़ाई को माने, सही है, किसी एक को मानना पड़ेगा पहले। तो किसको मानेंगे, लंबाई को मानेंगे, चौड़ाई को। तो लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई के जो है चौड़ाई के साथ आ रहा है, तो जिसके साथ के आए या से आए उसको मानते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हल्की सी हिंट है पहचानने के लिए। तो चौड़ाई के, तो चौड़ाई को मानेंगे, ठीक है। यहाँ मान लेंगे, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x, और मीटर में तो मीटर मान लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें कहा है लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हमने चौड़ाई मान ली x, तो लंबाई क्या होगी, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ से लंबाई बराबर हो जाएगी आपकी, लंबाई बराबर चौड़ाई का दोगुना, तो चौड़ाई का दोगुना तो 2 से गुणा, और ये तो कह रहा है जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने, तो चौड़ाई का दुगुना से एक अधिक है, यानी जो ये लंबाई है, ये लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो कौन एक अधिक है, लंबाई एक अधिक है। गौर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समझते हुए पढ़िए क्या कह रहा है। लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, कौन एक अधिक है, लंबाई एक अधिक है, किससे, चौड़ाई के दुगुने से। तो चौड़ाई के दुगुने से तो 2 से गुणा कर दिया, चौड़ाई का दुगुना हो गया, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, कौन, लंबाई। तो कौन एक अधिक है, लंबाई तो एक अधिक है, ठीक है, ये लंबाई एक अधिक है, लेकिन हमें इन दोनों को करना है बराबर, तो ये एक अधिक है, तो अगर हम इसे भी एक अधिक कर देंगे तो आपस में ये बराबर नहीं हो जाएंगे क्या, क्यों, प्रश्न में क्या कहा है, लंबाई एक अधिक है, किससे, चौड़ाई के दुगुने से, तो ये तो एक अधिक है ही, ये एक अधिक है। अगर मैं इसको भी एक अधिक कर दूंगा, यानी इसमें एक जोड़ दूंगा, तो क्या ये आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये एक अधिक था, तो मैंने इसको एक और दे दिया, इसको एक दे दिया, तो बराबर हो गए ना। हमें क्या करना होता है, यहाँ पे बराबर करने होते हैं, बस ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी लंबाई क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी आपकी 2 का गुणा चौड़ाई में होगा तो 2, और चौड़ाई क्या मानी हमने, x, और प्लस 1, तो ये क्या आ गई, लंबाई आ गई, सही है भाई। हमने लंबाई को क्या माना है, चौड़ाई को क्या माना है, x माना है, तो चौड़ाई की जगह क्या लगा दिया हमने, x लगा दिया, और इंटू 2, तो x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2x, और प्लस 1 का प्लस 1, तो ये क्या आ गई, हमारी लंबाई आ गई, यानी चौड़ाई हो गई हमारी x, तो लंबाई हो गई हमारी 2x प्लस 1। यही तो कहा प्रश्न में कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो वही तो हमने किया, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहा है। आगे हमसे, आगे नहीं, स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आयताकार है वो भूखंड, तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, उस भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, 9th 8th 7th क्लास में ये आपको आ जानी चाहिए। फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो आप याद कर लीजिएगा। कोई भी चीज़ अगर आयताकार है तो उसका अगर एरिया होगा तो वो उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। और कोई ज़मीन का टुकड़ा हो सकता है, कोई कागज़ की सीट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अगर वो आयताकार है और अगर हम उसका एरिया निकालेंगे तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका एरिया आ जाएगा। आयत ऐसे ही होता है इस तरीके से, तो ये इसकी क्या होती है, लंबाई, वही होती है इसकी चौड़ाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्या आ जाएगा आपका क्षेत्रफल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। देखिए ये भी क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल तो हमें दे रखा है, वो भी उसी भूखंड का है, और जो हम ये फॉर्मूला जानते हैं ये भी उसी भूखंड का है, तो दोनों क्षेत्रफल आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी उसी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, और जो हमें दे रखा है ये भी उसी आयताकार
भूखंड का क्षेत्रफल है, यानी दोनों ही क्षेत्रफल उसी आयताकार भूखंड के हैं, तो आपस में समान होने चाहिए ना, क्योंकि दोनों आयताकार एक ही चीज़ के हैं, दोनों क्षेत्रफल एक ही आकृति के हैं। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये भी क्षेत्रफल है, और बराबर 528, ये भी क्या है, क्षेत्रफल है। आपस में कैसे हो गए, बराबर। अब मान लगा दीजिए, लंबाई का मान क्या है, लंबाई का मान है 2x + 1, और 2x + 1 इंटू चौड़ाई का मान क्या है, चौड़ाई का मान है x, और बराबर 528। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, यहाँ से आपको एक द्विघात समीकरण मिलेगी। x का अंदर गुणा करेंगे 2x में तो 2 का 2, x का x में x², फिर x का करेंगे 1 में तो x बराबर 528। इसको आप LHS में ले आइए, तो 2x² प्लस के x, इधर आएगा तो माइनस के 528 बराबर 0। बराबर कुछ नहीं बचा ना, तो 0। तो हमसे क्या पूछा था, इसका क्या बनाना है, हमें एक द्विघात समीकरण बनानी है, ये तो पूछा था किताब में हमसे। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ऊपर तो लिखा है द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, और फिर सवाल में लिख दिया कि लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। चलिए, लंबाई चौड़ाई भी हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो द्विघात समीकरण बन गई। कैसे बनी, एक बार फिर समझ लीजिए। प्रश्न में कहा था कि एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, और उसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। तो हमें दिया था क्षेत्रफल, तो हमने मान लिया, वो लिख लिया, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। फिर अब बात आती है लंबाई और चौड़ाई में से किसको माने, यहाँ पर यही बात मेन है। तो जिसके साथ से आए या के आए उसको मानेंगे, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रश्न में कहा है लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई के साथ के आ रहा है, तो हमने मान लिया, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x। तो लंबाई कितनी होगी, तो कहा है इसमें लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई के दुगने से ये एक अधिक है, तो हमने एक अधिक इधर कर दिया, तो आपस में कैसे हो गई, ये बराबर हो गई। तो लंबाई का लंबाई और चौड़ाई हमने क्या माना था, x, तो x यानी 2x हो गया, और +1 का +1, तो ये आ गई हमारी लंबाई। अब हमें एरिया दे रखा है भूखंड का, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, ये तो होता है। और ये तो लंबाई गुणा चौड़ाई, और बराबर एक क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना, 528। दोनों एक ही आकृति के क्षेत्रफल है, इसलिए आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब लंबाई की जगह लंबाई का मान लगा दिया, कितना है 2x + 1 इंटू चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान लगा दिया, कितना है x, और बराबर 528। अब इस x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2 का तो 2 रहेगा, x का x में करेंगे x², तो x का 1 में करेंगे तो x बराबर 528। 528 को LHS में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और बराबर 0। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब हमें लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना पड़ेगा। या तो इसे फैक्टर कर दीजिए, ये एक ग्रहाचार्य होता है, तो आप फैक्टर कीजिए, यहाँ पर इसके क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए, इसको फैक्टर विधि से इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी गुणनखंड विधि से जिसे हम कह सकते हैं। देखिए, किसी भी द्विघात समीकरण के हम गुणनखंड कैसे करते हैं ये समझिए आप। तो ये हमें दे रखा है यहाँ पे, (2x² + x - के 528 बराबर 0। अब देखिए, ये जो द्विघात समीकरण है ये ax² + bx + c के रूप का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये तो x² वाला पद है, ये x वाला पद है, और ये अचर पद है। तो यहाँ पर हम फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, इस अचर पद का मल्टीप्लाई करते हैं x² के गुणांक में। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, 2 है, तो 528 का गुणा करेंगे 2 में, क्या करेंगे, 528 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में। तो मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, कितना आएगा, देखो 2 8 16 का 6, और 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5, और 2 पंजे 10, 1 या 56 आ गया। अब 528 का ये मैं फैक्टर करना सिखा रहा हूँ आपको, और आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 528 का मल्टीप्लाई किया 2 में, 1056 आ गया। अब इस 1056 को हमें फैक्टराइज करना है, ऐसे फैक्टर करने हैं, इसको 2 जगह ब्रेक करना है फैक्टर करके, ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ अगर माइनस का निशान है तो माइनस करने पर x का गुणांक, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, x का गुणांक 1 आना चाहिए।
यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 1 या 56 आ गया। इसको दो जगह ऐसा तोड़ना है कि घटाने पर क्या आए, 1 आए। जो x का गुणांक होता है ना वो लेके आते हैं हम। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करने पर 1 लाते, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर 1 लाते। तो यहाँ फिलहाल माइनस ही है, तो 1 या 56 को दो जगह ऐसा तोड़ना है कि उन दोनों संख्याओं को अगर हम घटाएं तो घटा के कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और उन दोनों संख्या को गुणा करें तो गुणा करके 1 या 56 आना चाहिए। ये दो शर्त होती हैं फैक्टर करने की। मल्टीप्लाई करने पर तो वही आना चाहिए जो मल्टीप्लाई करके आया है, और जोड़ का निशान है तो जोड़ने पे ये वाला आना चाहिए गुणांक, और घटाने का निशान है तो घटाने पे आना चाहिए ये वाला। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो 1 या 56 को आप दो जगह ऐसा तोड़िए, ऐसे फैक्टर कीजिए कि घटाने पे 1 आ जाए। तो देखिए क्या होंगे। तो चलिए फैक्टर करते हैं। देखिए ऐसे आप फैक्टर कर लें अगर आपको दिक्कत ज़्यादा आ रही है। 2 पंजे 10, 5 में भाग देंगे 2 दूनी 4, 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा सम संख्या 2 दूनी 4, 1 बचा 2 छक्के 12 और 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 1 बचा 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 33 का जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये 11 से कटेगा 11 एकम 11, चूँकि अभाज्य संख्या है। अब देखिए ये जो फैक्टर हुए हैं ये वाले, इनको मिला के आपको 1 लेके आना है घटाने पर, और इसमें से कोई शेष भी बचना नहीं चाहिए। आप इसमें दिमाग मारिए अब। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या सोचें हम। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी अगर हम इन 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो कितना हो गया, 32 हो गया। तो इन 2 का मल्टीप्लाई किया सभी का, तो कितना आया, 32 आया। और 11 तिया, ये 2 भी तो बचे अभी, और 11 तिया 33, इन दोनों को किया तो 33 आ गया। तो सभी फैक्टर यूज हो गए भाई। ऊपर के ये टोटल 2 यूज हो गए, और 11 और 3 भी यूज हो गया, यानी सभी फैक्टर यूज हो गए ना, कोई फैक्टर रहना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। तो इनका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तक आया 32, और ये दोनों का मल्टीप्लाई किया आया 33। अब देखिए 32 और 33, अगर मैं 33 में से 32 घटा दूँ, 33 में से 32 घटा दूँ तो क्या 1 नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा ना। तो मैंने क्या कहा था, और अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 या 56 मिलेगा मुझे। समझ में आया नहीं आया। अगर मैं 32 और 33 का गुणा करूँगा तो 1 या 56 मिलेगा। तो मैं वही तो कह रहा था, उन दोनों नंबर को गुणा करके कितना आना चाहिए, 1 या 56 आना चाहिए। तो गुणा करके तो 1 या 56 आ जाएगा, और घटाने का निशान है तो घटाने पे 1 आना चाहिए, और घटाने पे 1 भी आ रहा है। तो बस यही फैक्टर हो गए। बस 2 बातें ध्यान रखनी है, गुणा करने पर तो जो हमारा आ रहा है वही आना चाहिए, और अगर यहाँ प्लस का निशान है तो प्लस करने पर x का गुणांक, और यदि माइनस का गुणांक है, माइनस का निशान है तो माइनस करने पर x का गुणांक आना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ किसका निशान है, माइनस का, तो माइनस करने पर 1 आना चाहिए, तो माइनस करने पर 1 भी आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर 1 या 56 आना चाहिए, 1 या 56 भी आ रहा है। तो बस यही फैक्टर हो गए। क्या हो गए फैक्टर, 33 माइनस 32। यानी हम 1 को क्या लिखेंगे, ये जो हम एक्चुअल में ये जो हम फैक्टर करते हैं, ये फैक्टर क्या हैं, ये फैक्टर इस x के गुणांक को लिखने का तरीका है। क्या है ये, x के गुणांकों को लिखने का तरीका, 33 और 32। यानी हम 1 को लिखेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर प्लस का प्लस। अब इस 1 को क्या लिखेंगे हम, जो हमने फैक्टर किए थे, क्या 33 माइनस 32, 33 माइनस 32, क्योंकि भाई 33 में से 32 घटाएंगे तो 1 ही तो आएगा, तो हम 1 को इस तरीके से नहीं ले सकते। ठीक है, तो फैक्टर करके हमने वो तरीका ढूंढा है, वो नंबर 2 ढूंढे हैं जिसको हम 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और माइनस के 528 का 528 और बराबर 0 का 0। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर प्लस, देखिए हमने 1 को लिखा है 33 माइनस 32, और x का x वो रह गया। देखिए यहाँ पे x और लिख लीजिए आप। ठीक है भाई, 1 को ही तो हमने लिखा है 33 माइनस 32, और ये x का तो x ही रहेगा, और 528 का 528 बराबर 0 का 0। अब ये देखिए 2x स्क्वायर का तो 2x स्क्वायर ही आएगा। अब देखिए इस x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे, तो x का मल्टीप्लाई पहला होगा 33 में तो 33x, फिर x का होगा 32 में तो 32x, और माइनस 528 का 528 बराबर 0 का 0। अब देखिए यहाँ पर जोड़े बन गए,
दो दो के जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा तो ये बन रहा है, दो दो का एक जो बन रहा है। तो यहाँ से आप कॉमन लीजिए, कॉमन क्या आ रहा है देखो, यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा x। देखो x यहाँ पर भी मिल जाएगा, x यहाँ भी मिल जाएगा, क्योंकि हम कॉमन क्या लेते हैं, जो दोनों के पास हो, जिसके पास सबसे कम हो। तो x दोनों के पास है, लेकिन सबसे कम किसके पास है, 33 के पास, सिंगल x। तो x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 2 बचा, और x की घात 2 है, एक x निकल गया, तो एक x ही तो बचा, क्यों, यहाँ पर 2 तो 2 रहेगा ही रहेगा, और यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ से हमने एक x निकाल लिया, तो एक x ही तो बचा, और यहाँ प्लस एक x था वो भी चला गया, तो बचा गया 33। ठीक है, अब यहाँ पर आप आइए, यहाँ से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, तो आप यहाँ पे गौर दें, तो यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से 16 कॉमन आ जाएगा, कितना, माइनस के 16। तो यहाँ 16 दूनी 32, भाई 16 कॉमन लेंगे, 32 में 16 दूनी 2 बार गया, और x का x, और माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और 16 का भाग देंगे 528 में, तो 33 बार जाएगा। नहीं तो आप दे लीजिए, देखो 16 का भाग दीजिए 52 में, 16 तिया 48, 52 थे 48 हो गए, क्या बचे 4, तो 48 हो गया, 12 चौक और 16 तिया 48, इस तरीके से, और बराबर 0 का 0। देखिए एक बात यहाँ पे आप समझिए, फैक्टर में एक्चुअल में जो समझने की बात होती है ना, वो इस लाइन में, सेकंड लाइन में और थर्ड लाइन में, यही बात समझने की होती है। क्यों, देखिए हमारा जो पहला ब्रैकेट आ रहा था वो 2x + 33 आ रहा था, तो हमें ये कुछ भी करके जो सेकंड ब्रैकेट है ना, वो भी सेम ऐसा ही लेकर आना है। अगर हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो हमने फैक्टर सही किए हैं, और अगर हमारे दोनों ब्रैकेट डिफरेंट टाइप के हैं तो हमारा फैक्टर कहीं ना कहीं गलत हुआ है। ये हमारा चेक करने का तरीका भी है एक तरीके से। ठीक है, जब फैक्टर हम करें तो हमारे जो दोनों ब्रैकेट हैं ये सेम आने चाहिए। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने फैक्टर में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। इसीलिए यहाँ पर हमारा 2x + 33 आ रहा था, तो हमें यहाँ भी 2x + 33 लाना है। इसीलिए हमने यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस आ गया। फिर यहाँ पर हमें 2 लाना है, तो यहाँ से 16 कॉमन लेंगे, 16 दूनी तो ये 2 बचेगा, और 16 से भाग प्लस में देंगे तो 33 बचेगा। तो इस तरीके से हमारे दोनों ब्रैकेट क्या आ गए, सेम आ गए। ठीक है, अब देखिए, अब आप गौर दीजिए, तो ये 2 पार्ट बन गए, एक पार्ट ये वाला, एक पार्ट ये वाला। तो इन दोनों पार्टों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप गौर दें, ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट सेम है, तो कॉमन वही तो आता है जो सेम होता है। तो ये ब्रैकेट क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यानी 2x + 33 क्या आ गया, कॉमन। तो बचा क्या, यहाँ तो बचा आपका x, और यहाँ बचा -16, और बराबर में 0 का 0। क्यों, जब यहाँ से हमने ये ब्रैकेट कॉमन ले लिए तो क्या बचा, उसे हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, किसको, एक तो x बचा और -16 बचा, और बराबर 0 का 0। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 2 फैक्टर हो गए आपके, एक तो ये, एक ये। एक बार आप इसे 0 के बराबर ले लो, 2x + 33 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, लग जाएगा तो -33, तो x बराबर -33/2 इतना मीटर। तो लंबाई कभी माइनस में तो होती नहीं है, इसलिए इसे छोड़ दो, इसे ले लो, x - 16 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16 मीटर। तो यहाँ से x का मान क्या ले लेंगे, इस वाले को ले लेंगे हम। x का मान कौन सा लेंगे, वो वाला, ये नहीं, ये माइनस में नेगेटिव है इसलिए नहीं ले रहे, क्योंकि लंबाई कभी नेगेटिव में नहीं होती है ना। तो इसको लेंगे हम, x बराबर 16, मतलब लंबाई नहीं, ये चौड़ाई है। तो चौड़ाई क्या आ गई हमारी, भाई x क्या माना था हमने, चौड़ाई को ही तो माना था, तो चौड़ाई क्या आ गई हमारी, 16 मीटर। ठीक है, यानी उस आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 16 मीटर है। और लंबाई की बात करें तो लंबाई देखिए, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर क्या है, 2x + 1, तो 2x + 1, तो लंबाई बराबर 2 × x की वैल्यू 16 + 1, तो लंबाई बराबर 16 दूनी 32 + 1, तो लंबाई बराबर 32 और 1 33 मीटर। तो हमारी लंबाई कितनी आ गई, 33 मीटर। यानी उस आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है वो तो 16 मीटर है और लंबाई 33 मीटर है। और यही हमसे पूछा था, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। और आप देखिए चेक भी कर सकते हो, क्या कहा था प्रश्न में कहा था लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो जो ये लंबाई है ना, ये चौड़ाई का दुगुना, 16 का दुगुना 32,
और उससे एक अधिक और है, तो 16 का दोगुना 32 और एक अधिक करना, 32 और एक 33, तो 33 ही तो आ रहा है। तो इस तरीके से आप शर्त को लगाकर इसमें चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, शर्त को समझते हुए लंबाई चौड़ाई निकालनी है, फिर क्षेत्रफल बराबर रख देना है और यहाँ से एक द्विघात समीकरण मिल जाएगी। और इस द्विघात समीकरण के आपको फैक्टर सावधानी से करते हुए x का मान निकाल लीजिए। और आपने x माना था चौड़ाई को, तो चौड़ाई का मान आ गया, फिर उस x के मान को लंबाई के मान में लगा दो, तो वहाँ से हमारा लंबाई का मान भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये दूसरे का पहला पार्ट समाप्त हुआ, यही पहला सवाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। चलिए देखिए, एक बात समझिए आप, दो क्रमागत धन पूर्णांक के बारे में कहा है प्रश्न में। तो दो क्रमागत और धन पूर्णांक, वैसे धन पूर्णांक होते क्या हैं? धन पूर्णांक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब प्लस के ऐसे आगे तक, ये सभी धन पूर्णांक हैं। और क्रमागत हैं, क्रमागत मतलब एक के बाद दो, तो ये दोनों क्रमागत हैं। दो के बाद तीन, तो ये दोनों क्रमागत हैं, यानी क्रम से आ रहे हैं। भाई दो के बाद तीन ही तो आता है। अगर मैं कहूँ एक के बाद तीन, तो फिर ये क्रमागत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक के बाद तीन थोड़ी, एक के बाद तो दो आता है, तो ये क्रमागत नहीं होंगे। ये दोनों क्रमागत हैं, ये दोनों क्रमागत हैं, ये दोनों क्रमागत हैं। यानी जो भी संख्या हम ले रहे हैं, जस्ट उससे अगली संख्या आपस में दोनों कैसी होंगी? क्रमागत होंगी। जस्ट उससे पिछली संख्या आपस में कैसी होंगी? क्रमागत होंगी, ठीक है। तो यहाँ क्रमागत की बात कर रहे हैं। क्रमागत धन पूर्णांक हैं दो, तो हमें तो पता नहीं है वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ मानना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x व x प्लस 1 है। क्या माने हमने? x व x प्लस 1 मान लिए हमने, ठीक है। हमने x और x प्लस 1 क्यों माने? देखिए, जो क्रमागत संख्या होती है वो अपने से पिछली संख्या से एक अधिक ही तो होती है। अगर मैं बात करूँ 5 की और 6 की, तो जो अगली संख्या है 6, वो अपने से पिछली संख्या से एक ही तो अधिक है, यानी 5 से एक ही तो अधिक है 6। अगर दो संख्याएं क्रमागत हैं, तो उसमें से दूसरी संख्या हमेशा पहली से एक अधिक होगी, यानी बड़ी वाली संख्या छोटी वाली से क्या होगी? एक अधिक होगी, क्योंकि क्रमागत है ना। इसी प्रकार आप 4 और 3 को लें, तो यहाँ भी देखिए 4 3 से एक अधिक है। 2 और 1 को लें, तो 2 1 से एक अधिक है, सही है। तो इसी प्रकार हमने एक जो छोटा धन पूर्णांक है वो तो हमने मान लिया x, तो इससे अगला कौन सा होगा क्रमागत? जस्ट एक जोड़ देंगे, यानी x प्लस 1। भाई हमने एक क्रमागत धन पूर्णांक 5 ले लिया, तो इससे अगला क्रमागत धन पूर्णांक क्या होगा? 5 में एक जोड़ दो, 5 प्लस 1 6, 6 ही तो है। तो इसी प्रकार जब हमने एक क्रमागत धन पूर्णांक x मान लिया, तो उससे अगला क्या होगा? x प्लस 1, ओके। बस अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा है, देखिए यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है इम्पोर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो 3-4 प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा है? देखिए प्रश्न में कहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना दे रखा है? 306 दे रखा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, दोनों क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल निकाल दो आप।
तो क्या होगा x इंटू एक्स प्लस 1, दोनों क्रमागत धन पूर्णांकों क्या हो गया, गुणनफल हो गया, और बराबर कितना दे रखा है हमें 306। ठीक है भाई, दो क्रमागत धन पूर्णांक यही तो माने थे हमने x और x प्लस 1, इन दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल निकाल दिया, और बराबर कितना दे रखा है 306, बराबर 306। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए इसको। तो x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे तो x बराबर 306, इसको आप LHS में ले आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस के 306 बराबर 0। तो इस तरीके से ये हमसे क्या पूछी थी, द्विघात समीकरण पूछी थी, तो आपकी द्विघात समीकरण आ गई। अब इसके क्रमागत धन पूर्णांक भी ज्ञात करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। और फैक्टर कैसे करेंगे, वही तरीका है, अचर पद का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक में, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, तो 306 का गुणा करिए 1 में, तो क्या आएगा 306 ही तो आएगा। अब इस 306 को दो जगह आप ऐसा तोड़िए कि घटाने पर एक्स का गुणांक यानी 1 आ जाए, तो आप क्या करेंगे फैक्टर, चलिए फैक्टर करते हैं। तो 2 का भाग देंगे 3 में, 2 एकम 2, 1 बचा 10 हो गई, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अब 3 से चला जाएगा 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 से चला जाएगा अभी 3 एकम 3, 2 बचे 3 सत्ते 21 और 17 का जाएगा 17 से ही, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है 17 एकम 17। तो फैक्टर क्या होगा, फैक्टर होगा ये। अब इनको मिला के हमें दो जगह ऐसा तोड़ना है 306 को कि घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 306 का 306 आए, ऐसी दो संख्या पता करनी है हमें। देखिए क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ पे देखिए 2 तिया 6 और 6 तिया 18, इन तीनों का गुणा करके आया 18 और ये 17 का 17। तो बस अगर हम 18 में से 17 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, और 18 और 17 का गुणा कर देंगे तो 306 आ जाएगा। तो बस फैक्टर क्या हो गए 18 माइनस 17, यानी 1 को क्या लिखेंगे अब हम 18 माइनस 17। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इस 1 को लिखेंगे 18 माइनस 17, और ये x का x और ये 306 का 306 बराबर 0 का 0। भाई हमने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ 1 की जगह पे 18 माइनस 17 लिख दिया है, और वही तो एक ही तो बात है भाई, 18 माइनस 17 लिख दो या 1 लिख दो, क्योंकि 18 में 17 घटाएंगे तब भी तो 1 ही तो आएगा, और x का x और 306 का 306 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, बाकी सब सेम। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस इस x का मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो x का गुणा करेंगे 18 में 18x और माइनस 17 में गुणा करेंगे x से तो 17x और माइनस 306 का 306 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए जोड़े बन गए दो दो के, वही तरीका है फैक्टर करने का जो लास्ट सवाल में था। यहाँ से आप कुछ कॉमन लीजिए, यहाँ से आप कुछ कॉमन लीजिए, और कॉमन लेके जो दोनों ब्रैकेट आएंगे ध्यान रखना वो सेम आने चाहिए। तो यहाँ से देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ x है, तो x कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो यहाँ 1x बचा और यहाँ आपका 18 बचा। अब यहाँ जो हमारा ब्रैकेट में आ रहा है वो x प्लस 18 आ रहा है, तो यहाँ भी x प्लस 18 ही आना चाहिए। ओके, तो क्या करें ऐसा, यहाँ देखिए माइनस आ रहा है और यहाँ भी माइनस आ रहा है। अगर दोनों जगह माइनस आ रहा है और हमें यहाँ पर प्लस लाना है, तो आप जो भी कॉमन लें वो माइनस का कॉमन लें। अगर दोनों जगह माइनस है और आपको यहाँ प्लस लाना है, तो आप जो भी कॉमन लेंगे वो माइनस का कॉमन लेना, क्योंकि आप जब माइनस का कॉमन लोगे ना तो ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको x बचाना है सिर्फ, क्योंकि यहाँ x आ रहा है, और यहाँ 18 बचाना है क्योंकि यहाँ 18 आ रहा है, सेम ब्रैकेट लाने हैं ना। तो यहाँ देखिए सिर्फ x रहना चाहिए, तो मतलब 17 हट जाए यहाँ से, तो 17 कॉमन ले लो, माइनस के 17, तो यहाँ से x बचेगा, और जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपका प्लस, और 17 का भाग देंगे 306 में तो ये जाएगा आपका 18 बार। आप देख लेना वरना। ठीक है, जब यहाँ से हम 17 कॉमन लेंगे माइनस के तो x बचेगा, और माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया, और इसमें 17 से भाग देंगे तो 18। तो ये दोनों ब्रैकेट कैसे आ गए हमारे, सेम आ गए या नहीं आ गए। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ से भी x प्लस 18 और यहाँ से भी x प्लस 18, ब्रैकेट सेम है तो कॉमन ले लो, x प्लस 18 बचा क्या x माइनस 17 और बराबर 0 का 0। अब आप चाहो तो एक बार ऐसे 0 के बराबर ले लो, एक बार ऐसे ले लो। देखिए यहाँ से x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 18। अभी देखिए माइनस का आ रहा है तो इसे तो हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक कहा था, ये ऋणात्मक है तो ये तो नहीं लिया जाएगा, इसीलिए लीजिए आप 0 के बराबर, तो x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 17। तो ये हमारा सही है, पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक है। तो x का मान क्या आ गया 17 आ गया।
यानी जो एक धनात्मक पूर्णांक तो क्या है 17 है, तो फिर एक क्या होगा इससे अगला 18 ही होगा ना, या फिर यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, हमने क्या माना था, हमने माना था ना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या था x, तो x बराबर आ गया 17, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या था x + 1, तो x की वैल्यू 17 + 1 यानी 18। ठीक है, तो एक धनात्मक पूर्णांक आपका 18 और एक 17 है, और दोनों क्रमागत हैं, क्योंकि 17 के बाद 18 आता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका सवाल समाप्त हो गया। हर चीज़ को आप समझते हुए पढ़िए, कैलकुलेशन आप सावधानी से कीजिए, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। भाई एक रोहन है और उसकी माँ जी हैं, तो रोहन, इसमें क्या कहा है, रोहन की माँ उससे, किससे? रोहन से ही कहा है ना, रोहन की माँ उससे, यानी किससे? रोहन से। तो रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो रोहन की वर्तमान आयु पूछिए, तो यहाँ मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु मान लीजिए आप, x मान लीजिए या y मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक है, तो हम मानेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और अब प्रश्न में क्या कहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो फिर रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? भाई हमने माना रोहन की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है, और प्रश्न में कहा है रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। रोहन x का है, तो रोहन की माँ कितने की होंगी? x + 26। भाई 26 ज़्यादा है ना, तो x + 26 यहाँ लिखेंगे, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, ये भी वर्तमान है, यानी अगर रोहन इस समय x का है तो उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो x + 26 वर्ष की होंगी इस समय प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा है, देखिए प्रश्न में कहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, यानी रोहन की और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी बाद 360 हो जाएगा। देखिए इस एज वाला प्रश्न में पीछे आपको करा चुका हूँ, अगर मैंने कहा था वहाँ पे अगर एज वाले प्रश्न में बाद या पश्चात आए तो जोड़ते हैं, और पूर्व आए तो घटाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में कहा है अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 वर्ष, 360, 306 आई थिंक, 360 ही है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 360। तो देखिए इस समय की आयु के गुणनफल की बात नहीं कर रहा है वो, अब से 3 वर्ष बाद। तो इस समय अगर रोहन x का है तो 3 वर्ष बाद कितने का होगा? रोहन x + 3 का होगा। भाई इस समय मैं 25 साल का हूँ, ये 26 साल का हूँ, तो अगर मैं इस समय 25 का हूँ तो 3 साल बाद कितने का होगा? तो क्या कहोगे सर? कहना सर 25 में 3 साल जोड़ दीजिए, 25 और 3 28 का हो गए आप।
तो इसी प्रकार अब से 3 वर्ष बाद, यानी इस समय अगर रोहन x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितने का होगा, तो कहना सर x में 3 जोड़ दीजिए, तो x + 3। ओके, तो अब से 3 वर्ष बाद, तो x + 3, ये 3 वर्ष बाद की उम्र आ गई किसकी, रोहन की। और माँ की 3 वर्ष बाद की उम्र, तो x + 26 तो इस समय की है वो भाई, x + 26 वर्ष की तो वो इस समय है, और 3 वर्ष बाद तो 3 और जोड़ दो, तो ये रोहन की माँ की भी 3 साल बाद की उम्र आ गई, और ये रोहन की भी 3 साल बाद की उम्र आ गई। तो प्रश्न में कहा है 3 वर्ष बाद, तो ये भी 3 वर्ष बाद आ गया, ये भी 3 वर्ष बाद आ गया। आयु का गुणनफल, तो इनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, बराबर 360 हो जाएगा। समझ में आई। तो कहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो ये 3 वर्ष बाद की उम्र आ गई, और इनकी माँ की भी 3 वर्ष बाद की उम्र आ गई, दोनों की उम्र 3 वर्ष बाद की आ गई। अब इनकी 3 वर्ष बाद की उम्र का गुणनफल 360 है, तो गुणनफल 360 है। सही है। अब इसको सॉल्व कीजिए। x + 3, यहाँ पर x + 26 और 3 29 बराबर 360। तो x का x में करेंगे x², x का 29 में करेंगे 29x, 3 का x में करेंगे 3x, 3 का 29 में करेंगे 29, तिया हो गया आपका है 78, नहीं 87, बराबर 360। ठीक है। अब 360 को आप ले आइए किधर, LHS में, तो x² + 29x और 3x कितना हो गया आपके, 32x + 87 - 360 बराबर में क्या बचा, 0। तो x² + 32x, 360 में 87 घटाइए आप, तो देखिए यहाँ से एक दाएँ ले लेंगे, 10 से 7 गया, 3 बचा, यहाँ बचा 5, तो यहाँ से एक दाएँ ले लो, 15 से 8 गया तो 7, और यहाँ बचा आपका 273 बचा, यानी का 360 में से अगर हम 87 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 273 बचेगा। ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए आगे 10 से। अब आपको देखिए यहाँ पे करना है फैक्टर, तो फैक्टर आप कैसे करेंगे, फैक्टर करने का तरीका वही आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा था, अचर पद का गुणा करते हैं x² के गुणांक में, यहाँ पे क्या है 1, तो 273 का गुणा 1 में करेंगे 273 ही तो आएगा, और फिर इसके हमें फैक्टर करने हैं ऐसे कि घटाने पर आना चाहिए कितना, x का गुणांक यानी 32, घटाने पर 32 आना चाहिए और गुणा करके 273 ही आना चाहिए। तो अब बताइए ऐसे क्या फैक्टर करें। देखिए विषम संख्या 3 से कट जाएगा, वैसे यहाँ पे 3 निम्न 27 और 3 एकम 3, फिर किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 9 है, 7 एकम 7 हो गया, कितने बचे, 2 बचे, 7 तिया 21, और ये 13 एकम 13। तो अब करने हैं आपको इसके फैक्टर, हमें लाना है घटाने पे 32। चलिए तो 3 निम्न 27 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, और 7 एकम 7, 2 बचे, 7 तिया 7 एकम 7, 7 21 हो गया, 13 एकम 13 हो गया। तो घटाने पे हमें लाना है, देखिए अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें 13 का और 3 का, तो कितना आएगा, 13 तिया 39। ठीक है। और उसमें से इस 7 को घटा दें आप, ये 7 जो बचा है, तो 39 में से 13 गए, 39 में से 7 गए, तो कितने बचे, 32 बचे नहीं बचे। तो फैक्टर क्या हो गए आपके, 39 - 7, क्योंकि 39 में से 7 घटाएंगे तो 32 आएगा, और 39 का और 7 का जब आप गुणा करोगे ना तो 273 ही आएगा। ठीक है। आपको इनमें दिमाग लगाना है क्या करें। तो अगर हम 13 का, देख किसी को भी आप ले सकते हो, इन दोनों को ले सकते हो, इन दोनों को, लेकिन ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि घटाने पे 32 आए, गुणा करने पे 273 आए। ठीक है। तो अगर हम 13 का और 3 का गुणा करेंगे तो 13 तिया 39 हो गया, और उसमें से 7 और बचा, इस 7 को घटाएंगे तो 32 आएगा। तो फैक्टर क्या होगा, 39 - 7 32, और 39 × 7 273। ठीक है। तो फैक्टर क्या होगा यहाँ पर, x² + 32 को क्या लिखेंगे हम, 39 - 7, जबकि 39 में 7 घटाएंगे 32 ही तो आएगा, और x का x, और -273 का 273 बराबर 0। अब इस x का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए,
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का करेंगे 39 में 39x और माइनस एक्स का 7 में करेंगे तो 7x और माइनस के 273 और बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे इन दोनों में से, ठीक है। फैक्टर थोड़ा करना मेन है। तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो एक्स कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक्स कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से आप एक्स कॉमन ले लोगे तो एक्स की घात 2 है, एक एक्स बचेगा और माइनस नहीं प्लस, यहाँ आपका एक्स गया तो क्या रह गया सिर्फ 39। और यहाँ पर देखिए अब हमारा जो ब्रैकेट आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, तो यहाँ भी हमें क्या लाना है, प्लस लाना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, प्लस लाना है और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो आप जो भी कॉमन लें वो माइनस का कॉमन लें तो वो अपने आप क्या बन जाएगा, वहाँ प्लस बन जाएगा। और देखिए यहाँ पर हमारा x आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ भी x रहना चाहिए सिर्फ। तो 7 को भी हटाओ और माइनस को भी हटाओ, तो क्या कॉमन ले लो, -7 कॉमन ले लो ना। तो यहाँ से -7 जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा। और कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। 7 कॉमन लिया है, यहाँ पे मतलब 7 से भाग दे दो। 273 में आप 7 से भाग दोगे तो कितना बार जाएगा, ये जाएगा आपका 39 बार। नहीं दे लीजिए आप 7 का भाग दीजिए 27 में, 7 तिया 21, कितने बचे 6 बचे, 63 हो गया, 7 नहीं 63 और बराबर 0 का 0। तो ब्रैकेट सेम आ गए ना, ब्रैकेट सेम आ गए तो हमारे फैक्टर सही हुए, वरना गलत हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, ये ब्रैकेट सेम है ना, ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है। तो ब्रैकेट कॉमन ले लो x + 39, तो बचा क्या, उसे दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो x बचा और -7 बचा, यानी x - 7 बराबर 0। तो एक बात तो इसे 0 को बराबर लेंगे तो x + 39 बराबर 0, तो x बराबर -39 हो जाएगा। तो ये तो माइनस का आ रहा है, तो एज कभी माइनस में तो होती नहीं है उम्र, इसलिए इसे काट देंगे। अब x - 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या ले लेंगे 7 वर्ष। तो ये सही है, ये धनात्मक भी आ रही है। तो जो x है वो 7 वर्ष का है। x कौन था, x था रोहन। भाई रोहन की आयु तो हमने x वर्ष मानी थी, तो रोहन कितने वर्ष का है, 7 वर्ष का। और उसकी मदर यानी उसकी माताजी की उम्र कितनी है, ये कैसे निकालेंगे। तो देखिए माँ की उम्र यानी रोहन की माँ की उम्र कितनी मानी थी हमने, x + 26 वर्ष। तो x का मान 7 + 26 कितना हो गया, 26 और 7 हो गया आपका 33 वर्ष। कितना आ गया 33 वर्ष। यानी अगर रोहन 7 वर्ष का है तो उनकी जो माताजी है ना वो 33 वर्ष की होंगी, ठीक है, वर्तमान उम्र है ये। इस तरीके से आपका ये प्रश्न समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 4th। यहाँ क्या कहा है, देखिए इसमें कहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यही ना तो उसकी स्पीड कम होती है ना ज़्यादा होती है। अगर 50 की स्पीड चल रही है तो 50 की से चलती रहेगी, कब तक, जब तक 480 किलोमीटर क्रॉस नहीं हो जाएगी, ठीक है। ये है एक समान का मतलब। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी इसकी चाल जो है अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती तो वह उसी दूरी को यानी 480 किलोमीटर को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा लेती। सही बात है भाई, जब स्पीड किसी की कम हो जाएगी तो वो उस दूरी को चलने में समय तो ज़्यादा लेगा ही लेगा, क्योंकि जब स्पीड धीमे है तो टाइम ज़्यादा लेगा दूरी चलने में। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या बतानी है, रेलगाड़ी की चाल। देखिए यहाँ पर आप मान लीजिए, सबसे पहले माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि रेलगाड़ी की जो चाल होती है वो किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, मीटर प्रति सेकंड में तो नहीं ना, ठीक है, उसी में मापी जाती है। अब एक चीज़ और दी है, कुल दूरी
कुल दूरी रखी है 480 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं क्या, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, एक फॉर्मूला होता है ना। तो समय बराबर दूरी कितनी है 480, और वो उसको x की चाल से चले तो कितना टाइम लगेगा भाई, 480 किलोमीटर की दूरी को वो ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो कितना टाइम लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी की जगह दूरी कितनी है 480, और चाल किस तरह से चल रही है x से, तो x, तो ये क्या आ गया आपका समय आ गया, इतने घंटे। ओके, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। आगे प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। यानी प्रश्नानुसार जो उसकी चाल है, ट्रेन, रेलगाड़ी की चाल है, ट्रेन रेलगाड़ी की चाल कितनी कर दें, 8 कम कर दें, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, कम कर दें। तो जब ये बताइए, जब ट्रेन की चाल हमने क्या मानी है x मानी है, और 8 कम करेंगे तो क्या हो जाएगी, x में से 8 कम कर दो, यानी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। सही है, तो अगर हम ऐसा कर देंगे, अगर उसकी स्पीड को हम कम कर देंगे तो जो वही 480 किलोमीटर की दूरी थी ना, अब उसी को तय करने में ये 3 घंटे ज़्यादा लेगी। यानी पहले समय ले रही थी कितना, समय बराबर 480 बटे x, ये समय ही तो है। अब इस समय में 3 घंटे और जुड़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि 3 घंटे और ज़्यादा ले रही है ना वो उसी दूरी को तय करने में। सही है, तो देखिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय का मान क्या है, समय का मान है 480 बटे x, और बराबर दूरी कितनी है, दूरी कितनी चल रही है वो, अब वो ये बोल रहा है यदि उसकी चाल 8 कम कर दें तो समय 3 घंटे ज़्यादा लेती है। सही है, और उसकी चाल को हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, क्या कर दें, उसकी चाल को हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो उसी 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। तो समय पहले कितना था, पहले था ये वाला, अब इसमें क्या ले रही है वो 3 घंटे अधिक ले रही है। 3 घंटे जोड़ेंगे ना, तो समय 3 घंटे अधिक ले रही है, तो समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है 480, और चाल कितनी हो रही है, नई चाल क्या हो गई x माइनस 8। इस तरीके से बात समझ में आई ना। देखो समझो फिर से, अभी मैं इसको हटा के फिर समझाता हूँ तुम्हें। प्रश्न में कहा है समय बराबर, प्रश्न में ये कहा है यदि हम उसकी चाल 8 कम कर दें, क्या कर दें 8 कम कर दें, तो चाल हमने क्या कर दी 8 कम कर दी, तो वो उसी दूरी को, किस दूरी को 480 किलोमीटर को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। तो समय यही तो है, तो 3 घंटे इसमें जोड़ दो, ये बात है। ये तो कहा है प्रश्न में कि यदि उसकी चाल को हम, पहले चाल जो भी थी हमने माना x थी, अब उसकी चाल 8 कम कर दें तो x माइनस 8, तो उसी दूरी को, ये दूरी कौन सी 480 किलोमीटर को तय करने में पहले जो समय ले रही थी उससे 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। तो पहले समय क्या था, इतना था, यानी ये समय था, अब 3 घंटे ज़्यादा ले रही है तो 3 घंटे जुड़ जाएगा। ठीक है, अब बस अब सॉल्व कीजिए, देखिए 3 का 3 और समय कितना है, हीरा 480 बटे x। भाई ये समय का ही तो मान है, समय की जगह लगा दिया, बराबर दूरी कितनी है 480, और चाल कितनी है, चाल की मानी थी हमने पहले x, और ये माइनस 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो यहाँ पे कितना हो गया है, यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x, और ऊपर 3x प्लस 480 बराबर 480 बटे x माइनस 8। ठीक है, अब इसको आपको करना है सॉल्व, और द्विघात समीकरण बनानी है। इसका क्रॉस इसमें कीजिए, इसका क्रॉस इसमें कीजिए। ठीक है, देखिए
तो यहाँ पे हो गया आपका ये 3x प्लस 480 ब्रैकेट में, और इनटू इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा इधर, तो x माइनस 8 का होगा यानी, और बराबर x का मल्टीप्लाई करेंगे 480 में, तो 480x। अब अंदर मल्टीप्लाई कीजिए दोनों ब्रैकेट होगा, 3x का करेंगे x में, तो 3 का तो 3, x का x में x स्क्वायर, 3x का 8 में करेंगे तो माइनस का 3 अट्ठे 24x, फिर 480 का करेंगे x में तो 480x, और 480 का करेंगे 8 में तो माइनस 8 का 0 में करेंगे 0, और 8 अट्ठू 64 का 4, यहाँ से लागे 6, और फिर 8 चौक 32, 32 और 6 हो गए आपके 32 और 6 हो गए आपके 38, और बराबर 480x। अब देखिए यहाँ भी 480x है और यहाँ भी 480x है, तो बराबर में दोनों एक जैसे हैं तो कट जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा देखिए, यहाँ बचा 3x स्क्वायर माइनस के 24x और ये माइनस के 38 40 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि 3 यहाँ आ जाएगा कॉमन, 3 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, 3 कम 3 3 दूनी 6, 3 यहाँ भी आ जाएगा, तो 3 कॉमन ले लीजिए आप। यहाँ देखिए 3 कॉमन ले लिए तो x स्क्वायर बचा, यहाँ 3 अट्ठे 24x, यहाँ 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 का भाग 6 में दोगे, 3 दूनी 6, 2 बचे 24 हो गया, 3 अट्ठे 24 और 0 का 0 बराबर 0। अब ये 3 इधर गुणा में, इधर जब भाग 0 में भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका x स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 1280 बराबर 0। तो ये आपकी बन गई क्या, एक द्विघात समीकरण बन गई, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 1280 बराबर 0। अब आपको इस द्विघात समीकरण के फैक्टर करने हैं, ठीक है। फैक्टर करके जो भी आपका x का मान पॉजिटिव आएगा, पूर्णांक संख्या आएगा, वही आपका आंसर होगा। फैक्टर आप स्वयं करेंगे इसके, ठीक है। 1280 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको, घटाने पर क्या आना चाहिए 8 और गुणा, ठीक है, और गुणा करने पर 1280 का 1280 आना चाहिए, सही है। चलिए ये आप स्वयं करना।